नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 13-14 जुलाई को पेरिस में होंगे। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को बेस्टल डे परेड के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी भाग लेगी। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रो से औपचारिक बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रो प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। वहीं फ्रांस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री के साथ साथ फ्रांस के सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। वे फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ अलग अलग बातचीत करेंगे। आईआईएम अहमदाबाद से ट्रेनिंग लेकर लौटे एमसीडी स्कूल के सभी प्रिंसिपल से सीएम केजरीवाल ने बातचीत की है। इस दौरान शिक्षकों ने भी बताया कि वहां उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। एमसीडी सिस्टम अभी बहुत हताश है, निराशा है चारों तरफ। एमसीडी के सिस्टम के अंदर उसे आशा में कन्वर्ट करना है। आज एक बड़ा चेंज ये है कि आप सब लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी है, इतना जोश है, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। क्या सीख के आए वो तो है ही है इम्पोर्टेंट, लेकिन जो आपके चेहरे पे खुशी है वो एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके ऊपर सरकार में कई बार चर्चा हुई कि कुछ लोगों ने हमें कहा कि जी इतना खर्चा क्यों करते हो, आईएम भेजने की क्या जरूरत है, अभी हम आप लोगों को विदेश भी भेजेंगे। दिल्ली सरकार के जो प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों को हम लंदन भेजते हैं, उन लोगों को हम सिंगापुर भेजते हैं, उन लोगों को हम फिनलैंड भेजते हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट माना जाता है। हम चाहते हैं कि आप लोग दुनिया का बेस्ट सिस्टम देख के आएं और दिल्ली के सिस्टम को भी दुनिया का बेस्ट बनाना है। अपने को देश का बेस्ट, देश का तो बना ही लेंगे, वो तो हमें कॉन्फिडेंस है, दुनिया का बेस्ट बनाना है। एक और चीज हुई है इससे कि एक पूरे सिस्टम के अंदर एक माहौल, अब एक धीरे धीरे आप वो करेंगे कि हम एक फैमिली बनते जाएंगे, हम सब लोग एक फैमिली बनते जाएंगे। अभी तक बिखरा हुआ था, वो स्कूल अपना चल रहा, वो स्कूल अपना चल रहा, वो स्कूल। अब धीरे धीरे आप देखेंगे इस किस्म के ढेरों कार्यक्रम होंगे, ढेरों प्रोग्राम्स होंगे और हम सारे मिलके एक फैमिली और एक टीम और एक मिशन की तरह काम करेंगे। अब ये सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। अभी मैं 2 दिन पहले उन बच्चों से बात कर रहा था, दिल्ली सरकार के कई स्कूलों के बच्चे आईआईटीज के अंदर गए हैं, नीट क्लियर किया है। लगभग 1391 बच्चों ने नीट क्लियर किया है, 730 बच्चों ने आईआईटी जेईई के पेपर क्लियर किए हैं। बहुत बड़ी बात है। एक एक बच्चे से जब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले बच्चा खड़ा होकर कहता था मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की। हर बच्चे ने कहा हम तो टीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं रहे। टीचर्स के अंदर जो जज्बा पैदा हो गया है, वो जज्बा धीरे धीरे इतना इन्फेक्शियस होता है। कई टीचर्स को मैं जानता हूं, गरीब बच्चा है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, कई टीचर्स अपनी जेब से उसको किताब दिला देते हैं। मैं जानता हूं आप लोग बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं। एमसीडी के स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी खराब है और भी बहुत तरीके से खराब है। उन सर्कमस्टांसेस में काम करना कोई आसान काम नहीं है। अभी तक आप लोग बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक किसी ने स्कूलों की तरफ देखा ही नहीं। कभी किसी भी सरकार ने या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। कभी भी ये नहीं कहा गया कि एजुकेशन भी एक डिपार्टमेंट है, स्कूल भी चल रहे हैं, टीचरों की तनख्वाह जाती रहती है, प्रिंसिपल्स की तनख्वाह जाती रहती है। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, ये आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा।
तो आप लोगों को IMA भेजने का हमारा एक मकसद ये भी है, ये जताना कि एजुकेशन हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हमने इंजीनियर्स को नहीं भेजा, हमने दूसरे हॉर्टिकल्चर वालों को नहीं भेजा, हमने टीचरों को भेजा है IMA में सीखने के लिए। तो आप हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, एजुकेशन हमारी, बिकॉज हम बिलीव करते हैं हमारी पार्टी के अंदर कि जब तक देश में शिक्षा नहीं होगी सब बच्चों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर गरीब का बच्चा हमारे देश में पैदा हुआ वो भी तो भारत का नागरिक है ना, उसकी भी तो जिम्मेदारी सरकार की है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। गरीब बच्चा पैदा हो गया तो उसका क्या कसूर है? तो उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये इस आइडियोलॉजी में हम लोग बिलीव करते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा एक्सपोजर मिले। MCD सिस्टम अभी बहुत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पंचायत पदाधिकारियों को एक बड़ी सौगात दी है। शिवराज सरकार ने पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि कर दी है। सीएम ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संसाधनों के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मनरेगा फंड सहित अन्य योजनाओं की राशि का सदुपयोग करते हुए लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का कार्य किया जाए। संबल योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए सजग और सक्रिय रहें। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा है कि श्रमिक परिवारों को प्राप्त सहायता राशि उनके लिए संबल साबित हो गया। जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और उप सरपंच, पंच आदि के मानदेय में लगभग 3 गुना वृद्धि की जा रही है। इसके साथ ही वाहन भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी होंगे। निर्विरोध चुनी गई 705 पंचायतों को 55 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। हाईवे सर्वेक्षण करने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अंबाला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आई है जहां तक राहत का विषय है तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियां मिली हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग तो ऐसे हैं जो अभी उनको हम कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है क्योंकि वो लापता है। एक के बारे में पता लगा कि वो नहर के अंदर उसको एक प्रकार से गिर गया और वो बाद में मिला नहीं है, तो वो सारी जानकारियां मिलेंगी। और इसी प्रकार से पशुओं का भी काफी नुकसान हुआ, जो पशु भी मरे हैं। मकानों का एक प्रकार से नुकसान ये भी असेसमेंट होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी हमको जानकारी देंगे। जहां तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसको सहायता ही दी जाएगी। और जहां तक मकानों का विषय है, उन मकानों के लिए जो मुरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीनीकरण का, वो जो तो गरीब परिवार है उसमें मिलेगा। जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिजास्टर का जो हमारा फंड है, क्या उसको क्या बोलते हैं, डिजास्टर फंड। मित्रों, जैसा हम सबको जानकारी है कि पिछले 4 दिन से जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ, और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाइल, उसके पानी का ओवरफ्लो है। तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ जिलों में पड़ी है, और सबसे ज्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे वो अंबाला जिले में है। अंबाला जिले में कई गांव तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और संयोग से यहाँ नदियां नाले भी काफी हैं। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है, और यहाँ एसवाइल का असर भी है, यहाँ भाखड़ा और जो नरवाना नहर है उसका भी असर है। तो ऐसे सबका असर होने के बाद
राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस की ओर से पूरे देश में मौन सत्याग्रह किया गया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में शहीद स्मारक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक दिवसीय मौन सत्याग्रह शुरू किया है। राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित इस मौन सत्याग्रह में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ प्रमुख रूप से राज्यसभा में उप नेता प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, ललन कुमार, सचिन रावत मौन प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने काले बिल्ले भी लगाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस का मौन सत्याग्रह हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। जयपुर में कांग्रेस के मौन प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बात आज एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि बात पूरे व्यवस्था को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है और लोकतंत्र के अंदर न्याय होना चाहिए और खुलेपन से बात करने की आजादी होनी चाहिए। अलग अलग एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्था को कमजोर किया जा रहा है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने देश को जागरूक करने के लिए आज एक दिन का मौन रखा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने ग्रामीण स्थानीय सरकार के तीनों स्तरों पर बड़ी जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में 63,229 ग्राम पंचायत, 9,730 पंचायत समिति और 9,028 जिला परिषद की सीटों पर चुनाव हुए थे। वोटों की गिनती मंगलवार सुबह शुरू हुई थी और आज सुबह 9:30 बजे तक ग्राम पंचायत की 18,605 सीटें पर टीएमसी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, जबकि पार्टी 8,768 सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं बीजेपी के 4,449 प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है, जबकि पार्टी के 2,566 उम्मीदवार अलग अलग सीटों पर आगे चल रहे हैं। ग्राम पंचायत की 1,424 सीटों पर सीपीएम प्रत्याशियों, जबकि 1,073 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत मिली है। ग्राम पंचायत की 1,615 सीटों पर अन्य को भी जीत मिली है। पंचायत समिति की 9,730 सीटों में से 58 पर टीएमसी प्रत्याशियों को जीत मिली है, जबकि पार्टी 76 सीटों पर आगे है। वहीं बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। हालांकि पार्टी के प्रत्याशी 8 सीटों पर आगे हैं और वहीं सीपीएम, कांग्रेस और अन्य का भी फिलहाल खाता नहीं खुला है। जिला परिषद की 928 सीटों में से 18 पर टीएमसी को जीत मिली है, जबकि पार्टी 65 सीटों पर आगे है। वहीं बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुल पाया है। सिर्फ सीपीएम एक सीट पर आगे है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के राज्यसभा के लिए गुजरात से नामांकन दाखिल करने के 2 दिन बाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के 2 और उम्मीदवारों ने भी अपनी नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 3 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव लगभग एक तरफा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहते हुए किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न उतारने का फैसला किया है। वहीं आसपास उसके पास लड़ने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। बीजेपी के संसद के उच्च सदन के चुनाव के लिए बुधवार को अपने शेष 2 उम्मीदवारों के तौर पर केसी सिंह झाला और बाबूभाई देसाई के नामों की घोषणा की गई है। झाला और देसाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ दोपहर में राज्य विधानसभा भवन में निर्वाचन अधिकारी रीता मेहता को अपने नामांकन पत्र सौंपे। और वहीं केसरी सिंह झाला दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला के बेटे हैं। बीजेपी नेता और फैक्ट फाइंडिंग टीम के प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और ममता सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो विपक्ष का कुनबा बन रहा था, पटना में शुरू हुआ है, अब बेंगलोर में जुटने वाला है। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन वो खामोश क्यों है? व्हाट हैज हैपेंड टू देम?
याद करिए, इन लोगों ने पटना में एक्सक्यूज मी जो मीटिंग की थी, क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनडेमोक्रेटिक है, संविधान को बचाने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ आना जरूरी है। और सबसे मुखर आवाज ममता जी की थी। आज मुझे सवाल करना है राहुल गांधी से, आपके भी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं ना, क्यों खामोश हैं आप? कुछ नहीं बोलना। सीताराम येचुरी जी, अब तो आपके भी कार्यकर्ता पिट रहे हैं, आप भी खामोश हैं। बाकी मैं डीएमके और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे अधिक विरोध करते हैं सीपीआई, सीपीएम, राहुल गांधी, वन इज अमेज्ड टू सी देयर कॉन्स्पिक्युअस साइलेंस। उनकी चुप्पी जो है बहुत आश्चर्यजनक है। मतलब आजाद भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव हो, 45 लोग मारे जाएं, यह आपके लिए कोई विषय नहीं है क्या? कल से दिल्ली का मीडिया मेरे पीछे था, तो हमसे वो पूछ रहे थे, तो मैंने एक सवाल किया, मैं उम्मीद करता हूं कि ममता जी हमें जाने देंगी। एक बार सत्यपाल जी आए थे, इनको एयरपोर्ट के बाहर ही रोक दिया था। एक बार ब्रिजलाल जी आए थे, उनको भी रोक दिया था। तो मैंने ममता जी से कहा कि ममता जी, मैं भी देखता हूं, उम्मीद करता हूं आप हमें जाने देंगी। हम एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, आपके पास आ गए। अब मुझे आपके माध्यम से अपील करनी है, ममता जी, हम उम्मीद करते हैं कि हम चारों एमपीज को आप क्षेत्रों में घूमने देंगी। ममता जी, आई रिपीट, योर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर फर्दर ऑन टेस्ट। वी आर सीनियर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. We have a right to visit these areas to see for ourselves, and we hope and expect that we will be allowed to visit. शांतिपूर्वक चुनाव होता है। अभी आपने देखा यूपी में बीजेपी ने स्वीप किया ना, क्या ग्राम पंचायत, क्या लोकल बॉडी, क्या नगर निगम, एक भी आपने वायलेंस सुना क्या? एक आध जगह रिपोल खाली हुआ। ये क्यों होता है बंगाल में? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। मुझे बताया गया कल काउंटिंग में भी हत्या हुई है, काउंटिंग में भी पीटा गया है, और एक दो मुझे बताया गया कि कई बार लोग जीत गए, जीतने के बाद कहा गया कि तृणमूल में ज्वाइन करो, नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। मैं बहुत उत्सुक था। मैं ममता जी की इज्जत करता हूं एज ए पॉलिटिकल फाइटर, आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली। हमारा उनका जबरदस्त विरोध है, आप जानते हैं हमारा उनका विरोध बहुत है, लेकिन वो संघर्ष करके आगे आई तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि ममता जी क्या टिप्पणी करती हैं। ममता जी तो खूब बोलती हैं, बोलने में ममता जी तो बस हर विषय पर शी हैज रेडीमेड रिप्लाई, कैस्टिगेटिंग माय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कैस्टिगेटिंग बीजेपी। ममता जी, आपको फेसबुक पर क्यों अपना कमेंट देना पड़ा? ममता जी, आप प्रेस से आंखों में आंखों मिला के बात क्यों नहीं कर पा रही हैं? Mamta ji, today I would like to ask you a straight question. Why you are not in a position to face the media and share your happiness on this victory? बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में उनके खिलाफ कई सबूत पेश किए गए। ऐसे में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। पूरा देश जानता है कि बृजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं।
ऐसे में देश की महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं, वो सब सामने आती हैं और बताती हैं कि बृजभूषण सिंह ने किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण किया। 1 महीने तक वो सड़कों पे बैठी रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और दिल्ली पुलिस से मांग करती रही कि इस आदमी को अरेस्ट करो। पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करा, उल्टा लड़कियों की ही विक्टिम शेमिंग जम के की गई। अब दिल्ली पुलिस ने खुद चार्जशीट दायर करी है बृजभूषण के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बृजभूषण ने लड़कियों के साथ सच में यौन शोषण किया था और इसको लेके काफी सारे पुख्ता सबूत भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर करे। तो मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि जब उन्हें पता था कि बृजभूषण ने लड़कियों के साथ यौन शोषण, सीबीआई चार्जशीट में अपना नाम आने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो ये कोई पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। जिस दिन सरकार बनी थी, आपको पता होगा अगस्त के महीने में 8 तारीख को ही हमने कहा था, 8 अगस्त को, कि भाई अब जो है सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है ये शुरू करेंगे। और 1 महीना पहले ही तो हम आप लोगों को बताए थे कि भाई हो सकता है मेरा भी नाम जो है लोग जो है चार्जशीट में लाएगा। क्योंकि 24 में डर है और जो महाजुटान लोगों का हो रहा है, और पटना में इतनी बड़ी ऐतिहासिक बैठक हुई है तो उससे घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि बीजेपी जो है अब जाने वाली है ये जनता। देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। 150 से 200 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि टमाटर के भाव कब कम होंगे। तो जवाब राहत भरा है। केंद्र सरकार ने नाफेड और एनसीसीएफ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से तुरंत टमाटर और अन्य महंगी सब्जियों को खरीदने का निर्देश दिया है। खरीद के बाद टमाटर देश भर में भेजे जाएंगे। वहीं जिन क्षेत्रों में ज्यादा खपत है वहां एजेंसियां अपने सेंटर्स के जरिए कम दाम पर बेचेंगी। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार तक टमाटर का स्टॉक खुदरा दुकानों के माध्यम से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रियायती कीमतों पर वितरित किया जाएगा। भारत में टमाटर की खेती लगभग सभी राज्यों में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पैदावार दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में होती है, जो कुल उत्पादन का 56 से 58% है। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर नवंबर में टमाटर का उत्पादन कम होता है। इस साल मौसम की भी मार टमाटर की फसल को झेलनी पड़ी है और इसके चलते दाम 150 से 200 रुपए तक पहुंच गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।